Hello everyone and welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss Standard 12 Flamingo book lesson number 7 The Interview, which is written by Christopher Sylvester. So let us first see about the author. Christopher Sylvester was born in London in 1959. उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से. आफ्टर दैट वो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट बने, एक एडिटर बने पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से, जो कि एक एंथोलॉजी थी. एंथोलॉजी मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पोअम और पीसेज ऑफ राइटिंग, एसेज, प्रोज, स्टोरीज, ये सारे ही कलेक्शन को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं. So this chapter, the interview, is taken from the Penguin Book of Interview. Now let us see the introduction of the chapter. This chapter is basically divided into two parts. ये एक excerpt है, एक छोटा सा पार्ट लिया गया है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से, और इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें ये पता चलता है कि फेमस पर्सनालिटीज़ के क्या व्यू है इंटरव्यू को लेके, वो क्या सोचते हैं. कुछ को ये पॉजिटिव लगता है, कुछ को ये बहुत ही नेगेटिव लगता है. तो फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे. एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ये हमें एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल देता है जो दो लोगों के बीच में है. एक तो है अम्बर्टो इको, जो कि इंटरव्यू रहते हैं, मतलब जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, और जो इंटरव्यू लेते हैं वो है मुकुंद पद्मानाभन, जो कि एक रिपोर्टर रहते हैं द हिंदू के. नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ द स्टोरी. पहले हम लोग देखते हैं समरी पार्ट 1 का. तो पार्ट 1 में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर बताते हैं कि जो ये इंटरव्यू है ये 130 ईयर्स ओल्ड है एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. जर्नलिज्म के लिए ये बहुत ही कॉमन हो चुका है. According to the author, different people have different opinions regarding interview. कुछ लोगों को लगता है कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू जो है वो एक हाईएस्ट फॉर्म है, एक ट्रुथ का सोर्स है, और कुछ लोग वहीं इसको मानते हैं कि वो इसके विक्टिम हो जाते हैं. जो चीज़ उन्हें नहीं बतानी रहती है पब्लिकली, उन्हें इंटरव्यू के थ्रू बतानी पड़ जाती है और वो अपने लाइफ के कुछ पार्ट को खो देते हैं. वी.एस. नायपॉल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू जो है एक वुंड की तरह है जो सिर्फ चोट पहुंचाती है और लोग अपने कुछ पार्ट को, अपने लाइफ के कुछ पार्ट को खो देते हैं. स्टोरी में नेक्स्ट ओपिनियन है लुइस कैरोल की. लुइस कैरोल जो कि एलिस इन द वंडरलैंड के क्रिएटर रहते हैं, उनका कहना है कि वो इंटरव्यू से बहुत डरते हैं, उन्हें इंटरव्यूअर से बहुत डर लगता है और वो कभी भी इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं होते हैं. उन्हें लाइमलाइट से डर लगता है और उन्हें ये भी लगता है कि जब उन्हें फ्री महसूस होगा, जब उन्हें लगेगा कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हैं, वो खुद ही बात करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में. रूडयार्ड कीपलिंग क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में, ये हमें उनकी वाइफ के डायरी से पता चलती है. कैरोलिन जो उनकी वाइफ थी वो डायरी में लिखती हैं 14 अक्टूबर 1892 को. वो बताती हैं कि बॉस्टन में 2 इंटरव्यूअर आए थे उनसे इंटरव्यू लेने के लिए और उन दोनों ने उनके पूरे दिन को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो इंटरव्यू लेने आए थे वो लोग और रूडयार्ड कीपलिंग ने साफ मना कर दिया था कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे. जब वो इंटरव्यूअर ने रूडयार्ड से पूछा कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो रूडयार्ड ने बोला कि ये इमोरल है, एक क्राइम जैसा है, एक असॉल्ट जैसा है और इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. कोई भी रिस्पेक्टेड मैन जो होते हैं वो ना तो इंटरव्यू देते हैं और ना ही लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू रूडयार्ड इंटरव्यू जो है वो एक क्राइम है, एक असॉल्ट है. बट कुछ साल पहले रूडयार्ड ने भी ये क्राइम किया था. उस टाइम वो इंटरव्यूअर थे, इसलिए उन्हें उस टाइम बुरा नहीं लगा था. जब वो मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिए थे तो उस टाइम इन्होंने ऐसा कुछ इंटरव्यू के बारे में नहीं बोला था. स्टोरी में नेक्स्ट हमें H.G. वेल के बारे में बताया गया है कि वो क्या सोचते हैं इंटरव्यू को लेके. तो H.G. वेल जो हैं उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू जो है एक ऑडियल चैलेंज है. आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब कैसे दे रहे हैं, क्या उन्हें बता रहे हैं, ये एक रियली चैलेंज की तरह है. 40 ईयर्स लेटर H.G. वेल्स खुद एक इंटरव्यू लिए थे जोसेफ स्टेलिन की. नेक्स्ट जो ओपिनियन है इंटरव्यू के बारे में वो है शॉल बेलो की. शॉल बेलो के अकॉर्डिंग इंटरव्यू जो है वो एक फिंगरप्रिंट की तरह है जो उनके विंड पाइप पे है. उनका मानना है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो पब्लिकली सबको नहीं बोल सकते हैं खुल के, और पब्लिक अगर बोलेंगे तो पब्लिक उन्हें जज करती है, तो इसलिए उनकी दम घुटती है इंटरव्यू से और इसलिए उन्हें इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. सो According to V.S. नायपॉल, लुइस कैरोल, रूडयार्ड कीपलिंग, H.G. वेल्स, शॉल बेलो, इन सब के अनुसार इंटरव्यू जो है वो किसी न किसी तरह नेगेटिव इम्पैक्ट देती है. बट अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रायन
इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। उनका कहना है कि इंटरव्यू जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का। उनका कहना है कि आज हमें जो भी पता चलती है वर्ल्ड के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी, तो वो हमें इंटरव्यू के थ्रू ही पता चलती है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और तभी हमें उनकी जानकारी मिलती है। तो इसलिए इंटरव्यू जो है एक बहुत ही पावरफुल प्लेस कवर करता है सोसाइटी में। तो जैसे कि आपने इस पार्ट 1 में देखा कि कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ का दम घुटता है इससे। वहीं पे डेनिस ब्रायन का कहना है कि इंटरव्यू एक बहुत ही पावरफुल प्लेस कवर करता है सोसाइटी में। तो डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये थी पार्ट 1। नाउ वी विल सी द समरी ऑफ पार्ट 2। इन पार्ट 2 it is an excerpt taken from the interview between Umberto Eco and Mukund Padmanabhan। मुकुंद पद्मनाभन जो रहते हैं वो एक रिपोर्टर रहते हैं द हिंदू के, जिन्होंने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया होता है। तो पार्ट 2 में उसी का एक पार्ट लिया गया है। अम्बर्टो इको जो है वो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना में, जो कि इटली में एक जगह है, और काफ़ी ही रेपुटेटेड स्कॉलर हैं। और वो प्रोफेसर हैं सिमियोटिक्स के। सिमियोटिक्स बोले तो स्टडी ऑफ साइंस को बोला जाता है। एक लिटरेरी इंटरप्रेटर भी वो हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, फिक्शंस लिखते हैं वो, और वो संडेज़ को नॉवेल्स भी लिखते हैं। काफ़ी सारे एसेस, काफ़ी सारे चिल्ड्रंस बुक में उन्होंने लिखा है। 1980 में उन्होंने लिखा था द नेम ऑफ द रोज़, और जिसकी कि मोर देन 10 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी थी, और इसी से उन्हें बहुत भयंकर सुपरस्टारडम मिला। तो एक तरह से ये बहुत ही उनके लिए लाइफ चेंजिंग पाथ था द नेम ऑफ रोज़। और जब ये फेमस हो गए तो उनकी इंटरव्यू ली गई, और मुकुंद जो है उनसे सबसे पहला सवाल जो करते हैं वो यही करते हैं कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं डेविड लॉज, उनका कहना है कि कैसे कोई अम्बर्टो इको की तरह काम कर सकता है, क्या आप ये बताइएगा। तो अम्बर्टो इको ने बताया कि हो सकता है कि लोग ये सोचते होंगे कि मैं बहुत सारा काम करता हूँ, बट इन द एंड अगर देखा जाए तो आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं तो हमेशा एक ही काम करता हूँ। मुकुंद ने फिर क्वेश्चन पूछा कि अब ये कौन सा ऐसा काम है कि आप एक ही काम करते हैं। तो अम्बर्टो इको ने बताया कि ओह नाउ इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इको ने बताया कि उनकी जो एक कॉमन इंटरेस्ट है वो इसी इंटरेस्ट पे काम करते हैं, और सारे नॉवेल्स और एकेडमिक वर्क्स लिखते हैं या फिर बच्चों के लिए बुक लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो एक कॉमन इंटरेस्ट पे रहता है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक सीक्रेट है कि वो कभी भी अपने खाली स्पेस को, खाली टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने खाली स्पेस में भी काम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो जब कोई लिफ्ट में ऊपर आ रहा होता है 1st से 3rd फ्लोर तक, तो उनके पास वो समय है। दूसरा क्या करता है कि वो खड़े होकर वेट करता है, बट वो उस टाइम में भी लिख लेते हैं, उस टाइम में भी वो आर्टिकल लिख लेते हैं। तो इस तरह वो कुछ अपने खाली समय को यूज़ करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। इतने पे फिर मुकुंद ने कहा कि हाँ ये तो है कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने टाइम को यूज़ नहीं करते होंगे। फिर उन्होंने बताया कि जो भी वो नॉन फिक्शनल राइटिंग करते हैं अम्बर्टो इको, वो काफ़ी डिफरेंट है लोगों से। लोगों की बहुत ही ड्राई, बहुत ही बोरिंग हो जाती है, बट इनका थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी प्लेफुल रहता है। अम्बर्टो ने बताया कि हाँ जब वो थेसिस भी लिखते थे तो उनके प्रोफेसर्स काफ़ी उनकी बड़ाई, काफ़ी प्रेज़ करते थे, और वो बोलते थे कि वो बिल्कुल डिफरेंट है, और काफ़ी उससे खुश होते थे। मात्र 22 ईयर्स की एज में ही उनकी एक बुक जो थी वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई थी। अम्बर्टो इको बताते हैं कि उनके एक फ्रेंड थे रोलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थे। वो एक एसिस्ट बनना चाहते थे, एक नॉवलिस्ट बनना चाहते थे, वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, बट इतना कुछ करने के पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो अम्बर्टो बताते हैं कि उनके पास कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन रहा नहीं, और वो नॉवेल्स जो थे वो बाई एक्सीडेंटली स्टार्ट कर दिए लिखने के लिए। नेक्स्ट मुकुंद पूछते हैं कि अगर बात की जाए नॉवेल्स की, तो आपकी नॉवल द नेम ऑफ द रोज़ तो काफ़ी फेमस हुई थी। आप लगभग 5 नॉवल लिखे हैं, और लगभग 20 से भी ज़्यादा आपने लिखा है नॉन फिक्शनल एकेडमिक वर्क। तो अम्बर्टो इको ने वहाँ करेक्ट किया, बोला ओवर 40। बताया कि वो लगभग 40 से भी ज़्यादा एकेडमिशियंस बुक्स को लिखे हैं। मुकुंद का नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे रहता है कि आपने 40 से भी ज़्यादा एकेडमिशियंस में काम किया है, बुक्स लिखा है, फिर भी लोग आपको नॉवलिस्ट की तरह जानते हैं, क्या आपको दिल नहीं दुखता है, क्या आप इससे परेशान नहीं होते हैं। अम्बर्टो इस पे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इट्स बॉदर मी, वो उन्हें तंग करता है, उन्हें परेशान करता है। वो एक प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर की तरह ही जानना चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाना, ना कि उन्हें पेन क्लब और राइटर्स के बीच में जाना अच्छा लगता है।
वो नॉवेल्स जो है वो सिर्फ संडे के संडे ही लिखते हैं, बट कोई नहीं, ठीक है, अगर लोग मेरे नॉवेल्स के थ्रू ज़्यादा जानते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है लोगों ने मेरे नॉवेल्स ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं। मुकुंद का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है द नेम ऑफ द रोज़ के बारे में। उन्होंने कहा कि जो नेम ऑफ रोज़ है ये नॉवल जो है काफ़ी सीरियस नॉवल है, एक डिटेक्टिव नॉवल है जिसमें कि आपने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडिवल हिस्ट्री को ऐड किया हुआ है। तो ऐसे में जहाँ पे लोगों का ये मानना है कि नॉवल है तो कुछ लव लाइफ रोमांस होगा, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस केस में आपकी नॉवल की इतनी बड़ी ऑडियंस कैसे हो? क्या कभी आप पजल्ड नहीं हुए तो कि ये सबसे डिफरेंट होने के बाद भी इसकी इतनी पब्लिक वैल्यू कैसे है, कैसे लोग इतना पढ़ रहे हैं उसे? अम्बर्टो ने रिप्लाई किया कि नहीं, वो बिल्कुल पजल्ड नहीं थे। जर्नलिस्ट और जो पब्लिशर्स हैं वो लोग पजल्ड थे, क्योंकि उनका ऐसा लगता था कि जो लोग हैं वो अभी भी ट्रेश चीज़ों को ही पसंद करेंगे, उन्हें डिफ़िकल्ट रीडिंग पसंद नहीं आएगी, वो नया एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते हैं। बट लोगों की लाइक्स बदल चुकी हैं, लोग अब वही घिसी पिटी की नॉवेल्स होगा तो रोमांटिक ही होगा, ऐसा चीज़ लोगों को नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि कुछ नए एक्सपीरियंसेस को देखा जाए। और अगर देखा जाए तो इस प्लैनेट पे 6 बिलियन लोग हैं, और जो ये कॉपी है द नेम ऑफ द रोज़ सिर्फ 10 to 15 मिलियन कॉपीज़ ही सेल हुई थी। इट मीन्स कि बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं जो रीड करना चाहते हैं डिफ़िकल्ट रीडिंग को, वो सिर्फ बहुत छोटे लोग थे, 10 से 15 मिलियन लोग ही थे। अम्बर्टो अपने बारे में बताते हैं कि वो जब डिनर करते हैं तो आफ्टर डिनर 9 बजे के बाद आफ्टर डिनर उन्हें टीवी देखना अच्छा लगता है, और वो मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, बट हमेशा नहीं, ऑल डे नहीं। उसी तरह उनका ये कहना था कि हो सकता है कुछ रीडर्स ऐसे होंगे जो कि डिफ़िकल्ट रीडिंग को पसंद करते होंगे और इसीलिए उन्होंने पढ़ा। मुकुंद का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ये जो नॉवल इतनी सक्सेस हुई है द नेम ऑफ द रोज़, क्या इसका एक फैक्ट ये भी है कि ये मिडिवल हिस्ट्री से डील करता है इसलिए? अम्बर्टो इको इस पर रिप्लाई करते हैं, मे बी दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। वो बोलते हैं कि रुको मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे आदत है चाइनीज़ वाइज मैन की तरह कि मैं हर एक बात पे स्टोरी सुनाऊँ, तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। अम्बर्टो बताते हैं कि इनकी एक अमेरिकन पब्लिशर थी, वो बुक को काफ़ी पसंद की थी और पढ़ने के बाद वो बोली थी कि सिर्फ 3000 कॉपीज़ के लगभग ही सेल हो पाएगी आपकी ये बुक, क्योंकि हमारे कंट्री में किसी को भी लैटिन पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, कोई भी उतना बिलीव नहीं करता है कैथेड्रल में, तो इसलिए 3000 से ज़्यादा ये बुक सेल हो नहीं पाएगी। और अम्बर्टो को मात्र 3000 कॉपीज़ के लिए ही एडवांस मिली थी, बट लास्ट में देखा गया कि 2 से 3 मिलियन जो बुक्स थी वो यूएस में सेल हुई थी। तो वो बोले कि आप समझ सकते हो कि जहां अमेरिकन पब्लिशर ने बताया कि सिर्फ 3000 कॉपीज सेल होगी, वहां पे 2 से 3 मिलियन कॉपीज सेल हो गई, वो भी सिर्फ यूएस में ही। इट वॉज अ क्वाइट डिफरेंस, काफ़ी डिफरेंस थी। अम्बर्टो ने फिर बताया कि हो सकता है मेरे से पहले भी बहुत सारे मिडिवल पास्ट पे बुक्स लिखी गई होगी, कोई आइडिया नहीं है मुझे, हो सकता है कि ये जो बुक इतना सक्सेस हुआ मे बी अ मिस्ट्री, नहीं पता, नो बॉडी कैन प्रेडिक्ट इट। उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं इस बुक को द नेम ऑफ द रोज़ को अगर 10 ईयर्स पहले लिखा होता या 10 ईयर्स बाद लिखा होता तो क्या सेम अमाउंट में ये सेल होती। आई डोंट नो, इट्स टोटली अ मिस्ट्री। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या है, इतनी ज़्यादा ये क्यों सेल हो गई। आई थिंक इट्स टोटली अ मिस्ट्री। सो इन द पार्ट 2 वी हैव सीन द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद एंड अम्बर्टो इको। कैसे मुकुंद सवालों क्वेश्चंस पूछ रहे थे और कैसे अम्बर्टो बहुत ही संभल के उस जवाब दे रहे थे। So this was the summary of the chapter. I hope कि वीडियो अच्छी लगी होगी. Please like the video and please share it. And if you have not subscribed the channel, then please subscribe it. Thank you everyone for watching the video.